जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती है ना? पहाड़ियों की चोटियों पर शान से खड़े बड़े बड़े किले और आलीशान महल। पर ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये तो वीरता, कलाकारी और इतिहास की जीती जागती कहानियां हैं। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने जब इन किलों को देखा तो उनके मुंह से निकला, ये तो दानवों का काम लगता है। और सच कहूं, जब कोई इनके सामने खड़ा होता है तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। इनकी बनावट, इनका आकार वाकई हैरान कर देता है। अंदाजा लगाइए, राजस्थान की पहाड़ियों पर ऐसे कितने किले होंगे? 100 से भी ज्यादा। हर एक की अपनी अलग कहानी, अपना एक अलग इतिहास। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने सारे किलों में से सिर्फ 6 को ही क्यों चुना गया? उनमें ऐसा क्या खास था कि यूनेस्को ने उन्हें एक साथ एक ग्रुप के तौर पर दुनिया की सबसे कीमती धरोहरों में शामिल कर लिया? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये हैं वो 6 किले: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, घाघरोन, आमेर और जैसलमेर। इन्हें राजस्थान के ताज में जड़े नगीने भी कहा जा सकता है। ये इस विशाल कलेक्शन के सबसे शानदार नमूने हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। यूनेस्को ने इन्हें एक सीरियल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया है। इसका मतलब यह है कि इनकी अलग अलग अहमियत तो है ही, लेकिन इनकी असली कीमत इनकी सामूहिक कहानी और इनकी मिलती जुलती खासियतों में है। ये सब मिलकर एक बड़ी कहानी कहते हैं। और यूनेस्को ने इन्हें 4 पैमानों पर परखा था। पहला, कि ये किले पहाड़ों की चोटियों पर कैसे बनाए गए। दूसरा, ये सिर्फ किले नहीं बल्कि सत्ता के बड़े केंद्र थे। तीसरा, इनके अंदर मंदिर और पवित्र जगहें भी थीं। और चौथा, ये किले अपने आप में एक जीते जागते शहर थे, जहां आम लोग भी रहते थे। मतलब ये सिर्फ फौजी चौकियां नहीं बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बातें असल में इन किलों की इंजीनियरिंग, कला और रणनीति में कैसे नजर आती हैं। कुछ कमाल के उदाहरण देखते हैं। अब जरा अपना नजरिया बदलते हैं, क्योंकि कुछ सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग के नमूने हमेशा आसमान की तरफ नहीं उठते। कभी कभी वो जमीन के बहुत बहुत अंदर छिपे होते हैं। 3500, जी हाँ, इतनी सीढ़ियां हैं चांद बावड़ी में। ये नंबर ही अपने आप में 8वीं सदी के इस अजूबे की विशालता को बयां कर देता है। ये किसी उल्टे पिरामिड जैसा लगता है जो जमीन के अंदर बना हो। चांद बावड़ी की खासियत सिर्फ इसकी बनावट नहीं बल्कि इसका मकसद है। एक तो ये पानी बचाने का एक शानदार तरीका था, दूसरा इसकी ज्योमेट्री देखिए, एकदम परफेक्ट, और तीसरा गर्मी के दिनों में नीचे का तापमान 5-6 डिग्री कम रहता था, तो ये लोगों के लिए एक तरह का कम्युनिटी सेंटर भी बन जाता था। अब इंजीनियरिंग से थोड़ा आगे बढ़कर कला और वास्तुकला को देखते हैं, जिसका मकसद सिर्फ रक्षा करना नहीं था बल्कि कुछ और ही था, कुछ बहुत ही अनूठा। 953, ये हवा महल की बाहरी दीवार पर बनी खूबसूरत जालीदार खिड़कियों यानी झरोखों की संख्या है। सोचिए कितनी बारीक कारीगरी होगी। देखिए, 1799 में बने इस हवा महल का एक बहुत ही खास मकसद था। वो ये कि शाही घराने की महिलाएं सड़क पर होने वाले जुलूस, त्योहार और रोजमर्रा की जिंदगी देख सकें, लेकिन उन्हें बाहर से कोई ना देख पाए। अब इन दोनों की तुलना कीजिए। एक तरफ चित्तौड़ के किले की मोटी मजबूत दीवारें हैं जो दुश्मनों को रोकने के लिए बनी थीं, वो सैन्य ताकत का प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ हवा महल की नाजुक जाली वाली दीवारें जो देखने और हवा के लिए थीं, ये शाही दरबार की संस्कृति को दिखाती हैं। है ना कमाल का फर्क। अब बात करते हैं चित्तौड़ किले की। ये राजपूत शक्ति, शौर्य और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा किला शहर जिसे सदियों तक दुश्मनों के हमलों ने परखा। इसका आकार देखिए, लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ ये किला। इसके अंदर महल थे, मंदिर थे और 22 बड़े बड़े तालाब थे। ये अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। चित्तौड़ का पूरा इतिहास ही घेराबंदियों और लड़ाइयों से भरा पड़ा है। ये 3 हमले तो बस कुछ बड़े उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये किला कितना ज्यादा अहम था और इसकी रक्षा के लिए कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं। तो कुल मिलाकर ये जगह सिर्फ इतिहास के खंडहर नहीं है। नहीं, ये संस्कृति, कला और इंसानी जिद और जुनून के जीते जागते सबूत हैं। तो हमने क्या देखा? एक तरफ रक्षा के लिए चित्तौड़ जैसा विशाल किला, दूसरी तरफ पानी के लिए चांद बावड़ी जैसा इंजीनियरिंग का चमत्कार, और तीसरी तरफ अवलोकन के लिए हवा महल जैसी कलात्मक इमारत। हर जरूरत के लिए एक अलग, एक शानदार समाधान।
इन इमारतों की असली कीमत इनके पत्थरों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो ये हमें सुनाती हैं। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इन्हें बनाया, जो इनमें रहे। ये पत्थर में लिखा हुआ हमारा इतिहास है। और आखिर में एक सवाल हमारे लिए, आज के दौर में जब मौसम बदल रहा है, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम कैसे सुनिश्चित करें कि दानवों के ये काम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वैसे ही खड़े रहें? ये एक ऐसी विरासत है जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।